Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapling Tutorials. So today I would like you to meet one of my friend Kriti Alam, who had given an interview in JNCSR, Iser Bhopal, and also one of Iser Tiruvananthapuram. Okay, so without wasting any time, let's meet him, Kriti Alam. So first of all, I would like you to thank you for coming in our channel. Welcome, Aditya. It's delightful to be a part of your channel. So अपने बारे में कुछ बताओ यार, मतलब कैसे आईआईटी जैम क्या था, कितनी रैंक आई? Okay. So, starting with my IIT JAM rank was 594. So, I reappeared for the JAM in 2021. Actually, 2020 में मेरा IIT JAM का एग्जामिनेशन अच्छा गया नहीं था, बहुत पीछे रैंक आई थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे बीएससी कंप्लीट केमिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर से अटेम्प्ट लगाई और मेरा रैंक अभी 594 है और मुझे IIT जोधपुर मिला हुआ है एमएससी के लिए, जिसको मैंने फ्रीज किया हुआ है। ओके ओके। सो बेसिकली अच्छा ये बताना, जैसे अभी तुमने दो आइजर का इंटरव्यू दिया, ऑल्सो तुमने जेएनसी सर का इंटरव्यू, तो मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं, मेरे टाइम पे भी मेरे ऐसे दोस्त थे जिनकी अच्छी रैंक, मतलब बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, मतलब अगर 500 800 400 के आसपास होती है तो उनको हमेशा ये चीज डाउट होता है कि जब मेरा आईआईटी जाम नहीं हुआ तो उनको इंटरव्यू देने में डर लगता है। ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो इंटरव्यू तक नहीं दिए। सो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब इस तरीके में किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस, देखो पहली बात तो मुझे इंटरव्यू में ये पहला मुझे एक माइंडसेट लेके जाना था कि सिलेक्शन चाहे हो या ना हो, मुझे एक बड़े पैनल को फेस करना है कि ओके मुझे कैसे एक बड़े जगह में अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो कैसे वहां पे मैं अपने आप पर कंट्रोल लाके कैसे मैं क्वेश्चंस को टैकल करूं और कैसे ये बड़े जगह में कैसे इंटरव्यूज लिए जाते हैं। सो दिस वाज एक्चुअली माय माइंडसेट टू एक्चुअली appear for an interview. ओके ओके। अच्छा मुझे एक चीज ये बताना, मतलब क्योंकि तुम 2 साल बीएससी थर्ड ईयर में भी तुमने जाम किया, इन एक साल ड्रॉप करके भी, सो व्हाट डू यू थिंक तुम्हारा कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स क्या था, मतलब जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज में लोग अक्सर बात करते हैं स्ट्रेटेजी प्लान ये वो, लेकिन मैं आज वहां पे ये पूछना चाहूंगा कि मतलब क्या चीजें तुमने मिस की, मतलब तुम्हें अगर कोई चीज अच्छी रैंक में भी तुम्हारी आ सकती थी, बट व्हाट डू यू थिंक कि तुमने क्या चीजें लैक कर गई? अच्छा, पहली बात तो ये मैं बताना चाहूंगा कि मैं बहुत टेंस्ड हो जाता हूँ। कोई भी सिचुएशन, कोई छोटा सा सिचुएशन हो, वो तुमको तो हाँ, तो जो ये था कि पहली बात तो थर्ड ईयर में जब मेरा जैम अच्छा नहीं हुआ तो मैं सोचा कि मैं दूसरे एग्जाम्स में भी क्वालिफाई कर सकता हूँ। मैं ट्राई किया पर हुआ नहीं। पूरा 2020 तुम बिलीव नहीं करोगे कि ये पूरा एकदम डार्क फेज में गया था मेरा। कोई भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में भी हाथ लगा रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का लिए 2-3 मार्क्स का लिए कहीं कट ऑफ छूट गया। 2021 में फिर से, हाँ, या या 2021 में मैं फिर से जैम के लिए प्रेपरेशन करूँ। फिर मैंने और एक मैं और एक गलती कर बैठा था कि मैं जल्दी जल्दी में कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिया। एक बात कोचिंग क्लास में ज्वाइन करने के लिए ये जो होता है कि आप कोचिंग क्लास ज्वाइन तो कर लेते हो पर आपको वो एक नोट सेंट्रिक मोड में चले जाते हो कि आपको बाहर का दुनिया, मतलब बाहर में जो बुक्स पढ़े जाते हैं ये सब हाँ हाँ कोई नहीं पढ़ता है। ये बहुत गलत होता है क्योंकि या आपका कॉन्सेप्ट जब तैयार होगा वो बुक से ही होगा। कोई भी फॉरेन ऑथर हो, एके दास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, वहां से आपको बुक से ज्यादा कहीं पे आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा। मतलब बुक इज द अल्टीमेट थिंग विच यू नीड टू रीड, स्पेशली इन फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बुक्स में से तो क्वेश्चन आता ही है। तो एक बात ये हुआ 2020 में। आप अगर पेपर को देखोगे, पेपर 2021, इसीलिए वो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे गलत किए थे और मैं बहुत टेंस्ड हो गया था। तो ये इस बात के लिए मेरा 2020 का जैम का रैंक एकदम बहुत पीछे चला गया। इसीलिए मैंने 2021 में मैंने ये एक पॉइंट सेट कर लिया कि कुछ भी हो मुझे क्लियर करना है और मुझे एक आईआईटी चाहिए। तो मैं ओके वहीं से अपना जर्नी स्टार्ट किया। ओके। सो मतलब कैसा फिर जब तुमने एक साल का ड्रॉप लिया, तो क्या प्लान, मतलब कुछ तो मन में सोच रखा होगा कि अभी मुझे इस हिसाब से चलना है ताकि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जब हम एक साल ड्रॉप करते हैं ना तो टेंशन और बढ़ता है। ऐसा मुझे लगता है कि अगर हम कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यार अगले साल ना हुआ, सो कैसे, मतलब इस सब सिचुएशंस को अगर मन में आ रहे थे तो कैसे टैकल किया?
देखो पहली बात तो नेगेटिविटी को दिमाग में लाना ही नहीं है। मैं ये बोलने में अभी ये बैठ के बोल तो सकता हूँ, पर मेरे हाँ टाइम पे हाँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और मैं एक जगह में एमएससी में मैं एडमिट हो चुका था, तो वहां पे भी कुछ चल रहा था, पर मुझे वहां पे अच्छा लग तो नहीं रहा था। वो भी मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स था। और हम्म, जब आप नेगेटिविटी करने आप ये करोगे, सो ये हम्म, नेगेटिविटी जब तक आपके मन में रहेगा, आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक सपोर्टिव फ्रेंड का भी जरूरी होता है। आपको सब भुला के आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और एक चीज, और ज्यादा नोट्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। आप मेरा एक मैं भी यहाँ सजेशन पे है सब। एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा। अक्सर मैंने देखा है आजकल का जो जनरेशन है, आप जो हमारे जूनियर्स है, वो क्या कर रहे हैं, या तो कोई कोचिंग में एनरोल हो जा रहे हैं, बस वो नोट्स तक ही, मतलब एक लिमिट हो जा रहे हैं उनकी थिंकिंग, क्योंकि हमारी थिंकिंग तभी क्या स्ट्रांग बात होगी जब है, हम आपने बुक एकदम पे जाएंगे। और हमें यहाँ मैं भी एक एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि हाँ, अक्सर लोग नोट्स का बन रहे हैं, किताबी बनना चाहिए, क्योंकि बुक नहीं रीड करोगे तुम्हें एक्चुअल रिएक्शन समझ नहीं आएगी कि ये रिएक्शन हो क्यों रही। तुम्हें प्रोडक्ट लिखना तो आ जाएगा, बट हो क्यों रही है ये नहीं पता चलेगा। अल्टीमेटली फिर तुम मास्टर्स अगर करने जाओ या रिसर्च में भी जाओगे, तो बहुत कुछ लैक हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत सही बात कही है आदित्य। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और स्पेशली मेरे जो जूनियर्स, जो कॉलेज के जूनियर्स मेरे से पूछते हैं, उनका मैं प्रॉब्लम देखता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि तुम बुक्स क्या पढ़ रहे हो, नहीं मैं तो सर के नोट्स पढ़ रहा हूँ। तो ये सर के नोट से तो पहली बात होने नहीं वाली है। फिजिकल हम्म, केमिस्ट्री पहले आपको कोई भी इक्वेशन समझना होगा। तो अगर कुछ हम्म, भी करना होगा उसको पहले बात, फिजिकल केमिस्ट्री हम कैसे पढ़े। ये एक चीज है कि अगर आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल रहा है, हम्म, have a look that why at all that mathematical equation is being applied to that particular system। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको पार्टिकल इन अ बॉक्स सॉल्व करना है, तो आपको हम्म, पहले वो जानना पड़ेगा कि आपको हैमिल्टोनियन को कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हो। तो हम्म, उसके बाद, और एक चीज, हम पहले ही वो मैथमेटिकल स्टेप्स में बहुत उलझ जाते हैं। आप रिगरसली उसको सॉल्व करते हो, फिर उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट को आप नॉर्मली आप उसको एनालाइज करो कि वो कैसे आप कर रहे हो। जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स में जैसे प्लॉट से कोई कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो प्लॉट्स रट के चले जाते हैं। यार ऐसे नहीं होता है। आप इक्वेशन देखो, उसमें आप वैल्यूज पुट करो, आप उसको देखो, फिर उसके बाद आप वहां पे एक प्लॉट आप जनरेट खुद करो। वो नोट्स में क्या लिखा हुआ है ये हम रट के चले जाए, ये हम 300 400 बार बोर्ड में ड्रॉ करें, घर पे दीवार पे ड्रॉ करें, ऐसे नहीं होता है। फिर भी मेरे यही सुझाव है कि किताब तो पढ़ना ही है ही, नोट्स हम्म, से कुछ नहीं होने वाला। नोट्स में एक जगह आप तुम जैसे बोले कि ये एक जगह पे सेंटर हो जाता है कि ये मैं इतना तक जान चुका हूँ, मुझे और जानने की जरूरत नहीं है। तो ये एक चीज है। ओके। सो यहाँ से मुझे भी बस, मैं स्टूडेंट को यही कहूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप क्या करो, नोट्स तो ठीक है, आप नोट्स अच्छी बात है, बट नोट्स के साथ साथ क्या करो, बुक को भी रेफर करो, बुक्स भी रीड करो। अगर बुक नहीं रीड करोगे, आगे चल के अगर आप रिसर्च का सोच रहे हो या मास्टर्स कहीं भी आईआईटी में भी जाते हो या एनआईटी जाते हो, आइजर जाते हो, अल्टीमेटली फिर तुम पीछे हो जाओगे अगर तुम बुक नहीं रीड करते हो। आई थिंक यही इंफॉर्मेशन मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है अक्सर स्टूडेंट को, कि वो बस नोट्स तक रह जाते हैं। सो मैं उनको यही कहूंगी कि आप नोट से ऊपर उठो। और क्योंकि आप जब आइजर वगैरह में जाओगे तो देखोगे कि हाँ, जब बहुत सारे ऐसे वहाँ रिसर्च स्टूडेंट से मिलोगे, सो वो लोग, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नोट्स तक रहते हैं, क्योंकि उनको जब तक तुम्हें बुकिश लैंग्वेज, बुकिश तुम्हें बुक पढ़ना नहीं आएगा। ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब मास्टर्स में आते हैं तो उनको क्या लगता है, यार बीएससी तक में तो मैंने बुक पढ़ा नहीं, अब मैं स्टार्ट कैसे करूं, फिर वो डिप्रेस होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन पे हो तो अभी से बुक पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। सो अभी मैं तुमसे एक चीज ये पूछूंगा कि आइजर में तुमने इंटरव्यू दिया, सो जेएनसीएसआर में भी दिया, आइजर टीबीएम में भी दिया, तो इंडिविजुअल में सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो पहली बात तो जेएनसीएसआर में मेरा पहला इंटरव्यू था, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे क्या हुआ था, मेरे रैंक के भी मुझे लगा था कि वो एंट्रेंस लेते हैं। राइट, तुमको पता है कि जिनका रैंक जैम का अच्छा नहीं होता वो एंट्रेंस लेते हैं, पर कुछ यस। कारण वो एंट्रेंस हुआ नहीं। मुझे बहुत खराब लगा था वो सुन के। और मेरे सारे दोस्त, एटलीस्ट वो सिलेक्शन की बात नहीं है, वो जब इंटरव्यू में जा रहे थे वो मुझे बहुत खराब लग रहा था। तो इस साल मैंने जब देखा कि मेरा नाम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो मुझे पहली बात तो बहुत खुशी हुई। मैं जाके इंटरव्यू में बैठा, पहले मुझे इंट्रोड्यूस किया करने बोले थे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसके बाद वो क्वेश्चंस पूछे गए। सो मतलब ये जेएनसीएसआर का था, और आइजर का कैसा था? आइजर भोपाल का? आइजर का मोरलेस वैसे ही था। आइजर का, अब भोपाल का थोड़ा क्वेश्चन टफ था। मेरे सेट में जो क्वेश्चन दिए थे वो, मतलब मैंने तो कई, मतलब उतना मैंने डिटेल में जाके नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो एक बात है कि इंटरव्यू
मुझे सीखने को मिला है कि मैं कौन से पॉइंट में हूँ, क्योंकि एक बड़े जगह में मैं जब जाता हूँ, कुछ प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आप नेगेटिवली मतलब मुझे आया नहीं, क्यों नहीं आया, ये आप देखो कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको एनालाइज कैसे करना है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको आपके दिमाग को भी काम लगाना पड़ेगा और आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, एक्सपीरियंस मतलब ये बहुत बड़ा एक चीज है। सो ठीक है, मतलब ऐसा। तो अच्छा, मतलब जब आइजर में स्टार्ट हुआ तुम्हारा इंटरव्यू, सो तुमसे पूछा ऑप्शन मिलता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, मतलब एक स्टार्ट कैसे हुआ था? अच्छा, जेएनसीएसआर में तो मुझे पूछा था कि वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम, तो उन्होंने मैंने कहा फिजिकल केमिस्ट्री, सो उन्होंने नॉर्मली फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। फिर ओके। उसके बाद आइजर भोपाल में भी सेम हुआ। पर त्रिवेंद्रम में जो हुआ था कि त्रिवेंद्रम में उन्होंने मुझे स्टार्टिंग तो पूछा ही था, पर उन्होंने मुझे 3 डोमेन से ही क्वेश्चन किए थे, ऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन की थी, फिजिकल से भी और इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन किए थे। ओके, सो ऐसा। और बाकी कुछ ऐसी टिप्स देना चाहोगे कि स्टार्टिंग के लिए प्रिपेयर रहे स्टूडेंट, अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे, क्योंकि तुमने 3 इंटरव्यू फेस किए, सो ऐसा कुछ तो होगा कि जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में मुझे इस तरीके से उनको अपने को इंट्रोड्यूस करना है, सो एक अच्छा इम्पैक्ट पढ़ाने के लिए कि प्रोफेसर अपना अपने बारे में किस हिसाब से बताना चाहिए। पहली बात तो आप थोड़े बहुत इंटर्नशिप्स कर लिया था, पर मैंने इंटर्नशिप का जिक्र किया नहीं था। फिर भी आपको एक अगर सब्जेक्ट के लिए अगर डीप नॉलेज चाहिए होता है, आप 1-2 इंटर्नशिप कहीं पे भी कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज है, और दूसरा चीज जो प्रिपरेशन का ना, एक चीज ये होता है कि पहली बात सब्जेक्ट इतना बड़ा है, आप कहाँ से शुरू करोगे कहाँ खत्म करोगे, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो, बेसिक्स क्लियर रखो। बेसिक्स क्लियर रखने के बाद कुछ नहीं होता, आप अगर बेसिक्स क्लियर रख सकते हो तो उसमें कुछ नहीं होगा, आप आराम से आप इंटरव्यू को दे सकते हो। हाँ, थोड़ा इधर उधर होगा, पर उसमें आपको मतलब थम जाने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ स्टूडेंट्स को ये ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली हमने किस हिसाब से प्लान किया है कि यहाँ पे अभी मैं प्रीति क्या करेगा कि अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करेगा जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस बना रखे हैं कि जेएनसीएसआर में किस कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइजर भोपाल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइजर तिरुवनंतपुरम में। सो देखो, अगर आप क्वेश्चन से आइडिया आपको, क्योंकि आइडिया लगना बहुत मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट डर जाते हैं कि यार इतने बड़े इंस्टीट्यूट में हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो पता नहीं क्या मुझसे पूछेंगे, तो अक्सर स्टूडेंट यही डर जाते हैं। सो मैं ये कहूंगा कि आप एक बार देखोगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑल्सो मैं क्या करूंगा, ये जो पीपीटी हम प्रेजेंट करेंगे अभी, इसको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा, तो आप ये देखोगे इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली जो भी हम पढ़ते हैं, जैम में हो या ग्रेजुएशन लेवल पे हो, याद रखना बस बहुत ही बेसिक सा पूछा जाता है। अगर आप बुक रीड करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे मैं स्टूडेंट को जानता हूँ आइजर भोपाल आईएससी का भी स्टूडेंट था, तो उसने पीएसपी पढ़ी थी पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल की, तो वहां से उससे बहुत ही वहां के जो इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, वहां से आइजर भोपाल में उनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था स्टूडेंट से। तो आपको बुक रीड करना चाहिए अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और बेसिक्स अपना क्लियर रखना चाहिए। सो मैं यही कहूंगा कि स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो बेसिकली हम स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इंडिविजुअल जो भी हमने जेएनसीएसआर में देखा और किस हिसाब से आइजर भोपाल आइजर तिरुवनंतपुरम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो या कृति, आप अपने स्क्रीन प्रेजेंट करके हमें दिखाओ कि किस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर श्योर। यस। ओके, वेलकम एवरीवन, this is Kriti Alam and I qualified my IIT JAM in 2021, and my rank, it's an all India rank of 594, category general, subject chemistry, and I got IIT Jodhpur for my MSc chemistry. Okay, so starting with, this is my college, Nialipur College. It's actually in Kolkata. It's under Calcutta University. Though the campus is not so big, but it's actually from where I started everything. So going on, that where did I appear for an interview? I appeared at the JNCSR Chemistry Physics of Materials unit, both round 1 and 2. Then I was selected for Isaac Bhopal, but only round 1. Then Isaac Trivandrum, I was selected directly on round 2 based on my JAM score. So moving on, what to read for an interview? This is a very important question. So moving on, first of all, you need to have your basic concepts clear. A bit of application based study, like how when you are taking up a concept, then how you are applying it on your subject or a real life problem, or maybe any other problem.
A very clear basic, which I already said, a basic background is always clear, and it's very important for facing an interview. An मैं यहाँ पे analysis एक of चीज questions. पॉज करना चाहूंगा, जैसे तुमने सेकंड पॉइंट पे अ बिट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल याद है। एक स्टूडेंट को, मतलब हम अक्सर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां पे हम ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ली चैटलर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना वो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, वो वही उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं फोकस करोगे तो आपको दिक्कत होगी। सो या कंटिन्यू। Okay, thank you. Analysis of the questions. Now, whenever you see questions, try and analyze them. So whatever concepts which you have studied, whatever concepts which you have acquired, try and apply in front of a question. You can take normal questions when you are studying, and you can apply your concepts and see that as to how you can apply it. And your strong topic may be organic, maybe physical, maybe inorganic, that has to be clear. You cannot leave anything. That has to be clear for any kind of an interview you are facing. Okay, now one thing which I want to say here is very important. Aditya already has made a mention on it in some of his live, that select your institute of study wisely. How do you do that? The current areas of research, like what you're aspiring to do, and is everything there? Second of all, see whether your area of interest is having an importance. Like if I am, for example, moving for physical chemistry, I need to see that whether that particular institute is focusing on the facets of physical chemistry, whether they are actually working a lot on physical chemistry. Next, don't just go by the name and ranking of the institute. Like many of us go away by NERF ranking, but even institutes with a higher ranking can serve your purpose the best. So you need to be clear with this and stop taking too much advice from others. Don't always talk to friends about everything like this. So if you talk to one person, stick with that, one or two, not more than that. If you continuously talk about this to other people, what happens is that their ideas are different. So they will channelize you into a different thing. So don't do that. यहाँ पे मैं एक Now चीज moving ऐड on. ये करना चाहूंगा कि देखो, हमने बात किया तो ऐसा मतलब मेरे से ऐसे स्टूडेंट भी कनेक्टेड हैं जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी आई थी जैम में। तो अभी क्या है, मैं आईआईटी का नाम नहीं लूंगा। सो बेसिकली उसको बहुत ही अच्छी टॉप की 5 आईआईटीज में एक आईआईटी है जो उसको मिल गई। बट एक्चुअली होता क्या, हम नाम तो सुने कि भाई हमको टॉप की आईआईटी चाहिए, हम वहां चले गए। अगर हमारा रिसर्च में इंटरेस्ट है, हमें रिसर्च करना है, सपोज उस आईआईटी में, उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, अगर वहां पे काम ही नहीं होता है, तो फिर इतनी बड़ी आईआईटी का फायदा क्या, जब आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है और उस फील्ड में वहां काम नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगा, पहले आप अपना एरिया चूज कर लो कि इस फील्ड में मुझे काम करना है, और ये देखो कि कौन से आईआईटी, कौन से एनआईटी, कौन से आइजर में। रैंकिंग के बस थ्रू मत जाओ कि ये टॉप की आईआईटी तो यही मेरा फ्यूचर बना सकती। ऐसा नहीं है कि टॉप की ही आईआईटी, 3-4 ही आईआईटी आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। आपको लोअर आईआईटी में भी अगर कोई, सपोज आपको ड्रग में इंटरेस्ट है, अगर ड्रग में देखो तो अगर आईआईटी धनबाद में बहुत अच्छा काम होता है तो आप धनबाद चूज करो। ठीक है, तो इस तरीके से करो प्लान की। जरूरी नहीं है कि टॉप की आईआईटीज आपका फ्यूचर शेप करेगी, अल्टीमेटली आपको काम करना है। सो इस हिसाब से ये मत सोचना कभी लाइफ में कि मुझे टॉप की आईआईटीज नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अदर इंस्टीट्यूट देखो, उनके रिसर्च देखो, प्रोफेसर की लिस्ट देखो, उनका बैकग्राउंड चेक करो, इस हिसाब से डिसाइड करो। या ओके, कंटिन्यू। Okay, thank you. So now interview questions asked in the JNCSR CPM. So moving on, this was the first round. So in the first round, the thing which I was asked, that the application of the Lassatelius principle in ammonia production by Haber's process. So if I look into the solution of this, a very nice graph which I got from Google, that's saying that if I increase the pressure of the system, as you can see along the x-axis, so if I increase the pressure, you see that there is an increase in the yield. And at the same time, if you look here, that if I decrease the temperature, then what happens is that the yield is also going to increase. Now let me explain the variation of pressure. Now what happens is that pressure is proportional to the number of moles. If you look into the reaction, that N2 plus 3H2 giving you 2 moles of ammonia. On the left hand side, you have 4 moles which are reacting, and you have 2 moles over here which is having as the product. Now as soon as you increase the pressure, the system shifts the equilibrium in at such a point where it can reduce the pressure and the number of moles is low, so that ammonia production is automatically increasing. Now if I move on to explain the effect of temperature, a very interactive equation is the Van't Hoff equation. So I've placed a plot here saying that ln Kp is del H 0 by RT plus C.
So what happens here that if I plot ln Kp versus 1 by T, so what happens, the slope is something this minus delta H 0 by R. And interestingly, as we see that as you see that 1 by T is increasing. So what happens when 1 by T is increasing, which means that the temperature is being decreased. Then what happens there? It happens that as you decrease the temperature, see the value of ln Kp is actually shooting upwards, which means that the Kp alone is increasing, and as a result, the yield of the reaction is going to increase. As a contrast, I actually added an endothermic reaction. Okay, one thing which has to be taken as a point that for this is for an exothermic reaction. Okay, now for an exothermic reaction, when delta H is negative, then the overall slope is becoming positive. So as we know that the Haber's process is exothermic in nature, for which what happens is that this variation in plot will actually explain that as to how the yield is increasing with a decrease in temperature. And over here, if I take an endothermic reaction for an instance, the delta H is positive, the slope is negative, and things are actually opposite, which are in case of ammonia. Moving forward, I was asked that when a catalyst is used in the Haber's process, we all know it's finely divided iron. But if the reaction is exothermic, then why do we use a catalyst? So for me, the answer was, in my defense, which I said, that even if the reaction is an exothermic one, the activation energy of the reaction is quite high, for which we have to use a catalyst so as to reduce the activation energy for the reaction to go on. Okay, now next, in that first round only, I was asked some organic chemistry questions. So what I was asked, that first of all, I was asked the rate order for an SN1 and SN2 reaction. If you look into the SN1 and SN2 reaction, which I've shown here, that in case of an SN1 reaction, it goes via the formation of a carbocation. And the rate equation, if we write the rate equation, we see that it only depends upon the substrate of the substrate and not on the incoming nucleophile. So it's a first order reaction. And SN2 reaction, we see that over here, when this is actually a backside attack and where both the nucleophile and the substrates are involved in the reaction. So it's a second order reaction. So moving forward, this is SN1 reaction is the first order reaction, and SN2 reaction was the second order reaction. Now, connected to this, I was asked a question that can you share any experiment to differentiate between SN1 and SN2 reaction? What I said was that the rate variation experiment with respect to nucleophile concentration. So what I see that SN1 reaction, there is no variation with respect to nucleophile concentration. So if I change the nucleophile, there will be no change in the rate of the SN1 reaction. And SN2, the variation in rate is observed with change in nucleophile concentration. So that whenever I take a reaction and whenever I apply this kind of an experiment, I can differentiate between these. Moving forward, I was asked the structure of sodium chloride. I said it's an FCC structure, or you can also say it's a rock salt structure. And then I was asked the coordination number of sodium in sodium chloride. And then for some basic mathematical questions, I was asked the eigenvalue of a matrix. And then I was asked the square root of -1. So that evening at somewhere around 8:30, I received a mail saying that I was selected for the second round of the interview. So moving on to round 2. What I was asked? Mostly I was asked inorganic chemistry questions, and in front of me was Dr. Taposh Maji. And he is actually a very great organometallic chemistry from JNCSR. If you can follow him in Twitter or you can just Google about him, he has done enormous research in this field. So I was first asked the question of the demerits of VBT, which I said that it could not explain the magnetic moment, and also it cannot explain the spectra of the complexes. So now next I was asked the magnetic moment of FeCN6 3-. So if I see that cyanide is a strong field ligand, so what happens is that the D5 system over here, so it actually brings the electrons to the T2G, and thereby when we have an unpaired electron, so we can calculate the spin-only magnetic moment by the equation we know, that is root over of n plus 1. We put the value of n as 1 and we get 1.414 as the spin-only value. Moving forward, I was asked that nickel and cobalt nitrate crystals were added to hydrochloric acid and the products were formed. So what are the products formed first? So I said it was NiCl4 2- and COCl4 2-. Next, he adds on that why is COCl4 2- formed and not COCl6 2-. At this point, I should tell you my honest experience, I was actually confused as to what should I say. But later I thought that the reason is that tetrahedral complex on coordination has a greater angle, that is 109°28'. When the ligands try and approach the metal center, they approach at somewhere around 109°28', which is not in case of an octahedral geometry.
So what happens is that the overall system of COCl4 2- is free from electronic repulsion if it goes into an octahedral system. And the reason being that cobalt actually has a greater size. Now, next I was asked the formula of the Prussian blue color and the reason of its color. Okay, I made a little bit mistake here. I say, okay, so first of all, this is the crystal structure of the Prussian blue color which is formed, and the formula is Fe4, Fe3, and whole 6, whole thrice, where there are simultaneously present Fe2 and Fe3. As you can see that the red ball, we can consider it as Fe2 and the yellow ball as Fe3, and these two are bridged by a cyanide ligand. So the reason of the color, as we know, is the metal to metal charge transfer. That is the charge transfer from Fe2 to Fe3 channelizing via a cyanide bridge. So as I wrote here, and a very good explanation to this is written in Inorganic Chemistry, Huiketer-Keter. So I recommend this book for inorganic chemistry a lot, because many things, many informations are there. The font may be small, but the things written there is quite big. I even have it beside me. So moving forward, I was asked, this was, I think, the last question, that draw the phase diagram of water and explain the points. So as we know, this is the phase diagram of water, that is ice, water, and this is water vapor, and this is the triple point. And we know that triple point is quite low. And the next part of the question which was asked, and this was asked, that the explanation of the different parts. So I'll move on to the question, saying that they also told me to actually take the phase diagram of another element or another substance and compare between them. So I took carbon dioxide. As you can see, the thing which has to be noticed, that carbon dioxide has a greater triple point as compared to water, for which what happens is that the reason we always get vapor carbon dioxide, whenever we open a system of carbon dioxide, it's actually between this equilibrium of the solid and the vapor phase. That is why carbon dioxide we get dry ice, but it's not in the case of water. Now, my CPMU interview in JNCSR was over. After that month, only towards the end or maybe starting of the next month, I got a call from IISER Bhopal that I was selected for round 1. But I was only selected for round 1. So let's look at a question. Yeah, as I told, that a bit difficult questions was faced this time. Like, it was actually quite out of the blue. This interview was quite out of the blue for me. So what I faced, starting from physical chemistry, I faced which among an exothermic and endothermic reaction is expected to go faster. Okay, so I answered exothermic, but that is wrong. But the answer should be that thermodynamics and kinetics are two different regimes and have no relation among them. I didn't know this, so I had to contact my professor after the interview, for which they said that yes, this is the answer, that thermodynamics and kinetics are two different streams, two different ways of thinking a problem. So you cannot actually answer this. This is a diplomatic question. Now let's the effect of temperature on equilibrium constant. This is the Van't Hoff equation. I already discussed this. Then another thing, that is an exothermic reaction always spontaneous? Let's have a look. As delta H is negative, it is expected to happen, but you need to look at the free energy equation. Del G is equal to delta H minus T delta S. Now, even if you look at the delta H factor, there also plays a factor of the T and the delta S, for which you cannot actually declare that even if a reaction is exothermic, it has to be spontaneous. There may be other kinetic factors or thermodynamic factors as well. Moving forward, inorganic chemistry question, I think that this was a little bit more trickier. It was going more trickier gradually. So I was asked that a nickel 2 complex was given and said that the experimental value of the magnetic moment is greater than the spin value. The explanation should be that it's a spin orbit coupling, and I even said that. But if you look into a D8 system, what you see that T2G is completely filled. So there is no unpaired electron distribution. So you cannot actually give an explanation of spin orbit coupling there. So it was something different, which I discussed with my professor later, that if you look into a D8 octahedral system, this A2G state, if you look into the Orgel diagram, this A2G state actually interacts with all these other states over here. And thereby what happens is that so over here, that the spin only value, so if you look into this equation, this lambda is actually becoming negative. So as this lambda becomes negative, why does this become negative? The answer is spin orbit coupling. But it's a different case of a spin orbit coupling, where this single A2G state is coupling with the others, and when the lambda becomes negative here due to SOC, spin orbit coupling, the effective magnetic moment is increasing than the spin only value. Okay, next I was asked the origin of selection rules of electronic transition, to which it should be change in dipole moment and change in orbital symmetry. So if you see over here, this is the Laporte selection rule, that the G to G and U to U transitions are forbidden,
but G to U and U to G are allowed. If you look into the shape of the orbitals, this will be clear to you. And also the change in the dipole moment is another factor which actually allows complexes to have color under the Laporte selection rule. A group theoretical explanation is there, but I think that it's not important for you right now. Moving forward, my interview experience, as a TVM interview experience, Trivandrum. So this I was selected, as I told you that I had my jam rank. So I was selected directly for round 2. So here, this time, there was no preference asked. And all 3 sections were given equal importance during the interview. Starting with physical chemistry as usual, mostly questions were asked from electrochemistry. Relation between Faraday's constant and Avogadro's number. This is actually the relation. It's actually something like this. F is equal to charge, electronic charge into Avogadro number. Moving forward, a cell was given to me and asked that what will be its standard potential at equilibrium. So the standard potential, if you look into a Nernst equation, the Nernst equation is actually the potential of the cell at a certain condition, which you can say, which depends upon the Q factor and the temperature. This is actually E0 is actually the standard potential. Now, when you say that it's in equilibrium, you say that when it's in equilibrium, what do you see? That when the system is in equilibrium, the value E0 is not 0. This E cell is 0. So the E0 will remain as it is, but at equilibrium, E is going to change. Moving forward, a concentration cell was given to me and the transport number of the cell was asked. Now, this is a kind of a cell which I was given. And here, what happens is that as the cell contains a salt bridge, what happens is that the transport which actually occurs, a junction which is formed, actually, more precisely, a junction which is formed, the junction is actually not there due to the presence of a salt bridge. So you can say that the transport number of the cell is 0. And that's all. That's all my experience. That was on my part. Study hard, I would say, whatever I said, and a little bit on the inorganic chemistry questions. I'm sorry, I didn't see this. Now, spectrochemical series of cyanide, CN minus, NO plus, and carbon monoxide. These ligands are actually pi acidic and they show synergistic effects with the metal center. And they asked me the order. They asked me the spectrochemical series order, and I said that it's NO plus, then carbon monoxide, then CN minus. As you can see, that this is actually a kind of a picture which we generally see in our books, that if we have a pi acid ligand, we can see that we have such kind of synergistic effects where what happens is that there is a sigma bonding from the ligand to the metal and a buyback bonding from the metal to a ligand. The logic can be that pi acid ligands show synergistic effects. So if the ligand contains a positive charge, then what happens is that the metal to orbital back bonding is much more favored. And this actually causes the delta O to increase. And as the splitting increases, thereby you can actually place them like this in the spectrochemical series. So next is a question that was related to reaction mechanism in organometallic complex. Even though I don't remember the complex, it was an acetone which was actually coordinated to a metal center. And a reaction mechanism question was asked from here. So you can have a look at organometallic reaction mechanisms. And I always refer Messler and Tar for this. And some organic chemistry questions related to stability of carbocations and the heteroatom effect, and elimination reactions, and stereochemistry. So I would also suggest to go through these reactions from a standard textbook. And well, that was from my part. Thank you for your patience. So yeah, okay, I think इतना sufficient होगा. I think ये information मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में. आई थिंक जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे होंगे, अब उनको ये रियलाइज हो रहा होगा कि यार कंपटीशन एग्जाम आईआईटी जैम ठीक है, अगर हम कोई भी अच्छी आइजर हो गया, जेएमसीएसआर हो गया, अगर अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ा या बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चंस नहीं पूछते. आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, आपका सिलेक्शन भी होने के चांसेस है. आई थिंक ये पीपीटी बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा हेल्प करने वाली. सो मैं तुमको थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगा कि यार तुमने इतना मेहनत किया, एक पीपीटी बनाई है. आखिर में स्टूडेंट्स का भला हो गया है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो ये मेहनत की हुई है कि ये अभी सालों तक चलता गए और स्टूडेंट्स इनसे बेनिफिट्स लेते गए. और कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आदित्य के थ्रू तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. मैं आपके जवाबों के लिए हम ये कर लेंगे. आपके जो भी और कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में करना, हम उसके रिप्लाई करेंगे. मैं बस यहाँ पे एक जरूर क्लास में
ऐड करूंगा कि अभी तुम क्या कहोगे, जो भी आईटी एग्जाम 2022 के एस्पिरेंट है उनको कुछ एडवाइस करना चाहोगे? हाँ, तो मैं करना चाहूंगा कि पहली बात तो कोचिंग के पीछे मत भागो एकदम। ये मेरा मेरा एकदम पहले से उसूल है कि आप कोचिंग के पीछे भागने से अच्छा है आप खुद से पढ़ाई करो। हाँ, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, पर टेस्ट सीरीज में उतना आपको मतलब आप देखोगे क्वेश्चंस पर कुछ रेलेवेंस उतना अच्छा आएगा नहीं। आप अगर पेपर देखे हुए होगे कि जैम का 2021 का पेपर, जो लोग 2021 एस्पिरेंट्स थे, ज्यादा से ज्यादा कुछ आपको टेस्ट के एनवायरनमेंट का एक अंदाजा लगेगा। और मैं अगर कोई 2023 में फिर से रिपीट करना चाहेगा और कोई सेकेंड ईयर में है, मैं ऐसा बात करूं, तो वो सेकेंड ईयर में एक बार जाके जैम के सेंटर में जाके बैठ जाओ, जैम दे के चले आओ। आपको तो वो टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका तो कोई रैंक मैटर करेगा नहीं। आपको ये एक एम्बियंस का फील आ जाएगा। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम, आप बेहतर प्रेपरेशन से आओ। आप ट्यूशन एकदम, मैं बोलूंगा कि ये कोचिंग सेंटर में आप जाओ ही मत। ये आपको एक तरफ चैनलाइज कर देते हैं कि आप ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ये एक ऑर्डर में पढ़ो, ये लेक्चर पढ़ो, ये आप धीरे धीरे कंफ्यूज हो जाओगे कि तो मैं पढ़ू तो पढ़ू क्या। इतना दुनिया में इतना कुछ है, आप किताबें पढ़ो। आप अपने प्रोफेसर से बात करो। बीएससी में कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है ये बहुत इनफ होता है। और बीएससी के लिए कुछ लोग ट्यूशन लेते हैं, क्योंकि कॉलेज में कभी कभी मैंने भी लिए है, कि वो ठीक है। आप ये देख लो, आपका अगर आपका जो बीएससी का करिकुलम है उससे आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वो आप खुद से पढ़ो। आप किसी सीनियर से या किसी अपने खुद के कॉलेज के टीचर से ये कंसल्ट करो, आपको जरूर फायदा मिलेगा। कोचिंग से तो ज्यादा मिलेगा, और कोचिंग बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने दम से पढ़ो और आप जरूर क्लियर करो। सो या आई थिंक ये सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी डाउट्स क्लियर होंगे कि उनको किस हिसाब से प्लान करना है अगर वो आईटी जैम 2020 देना चाहते हैं। सो बेसिक यही है कि अगर आप किसी के फॉलो, कोई तुमको बता रहे कि ये चीज स्टेप फॉलो करो, ये सीरीज, अगर तुम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे लाइफ में, अगर अचीवमेंट चाहिए तो खुद के एक्सपीरियंस से ही सब कुछ आती है। अगर तुम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे, कोई कोचिंग वाला बता रहा है ये चैप्टर पहले पढ़ो, सेकंड ये पढ़ो, थर्ड ये, अगर सेम उनके सीक्वेंस फॉलो करोगे तो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ये नहीं कहूंगा कि तुमको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन मैं यही कहूंगा खुद का एक्सपीरियंस लो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो। ऑर्गेनिक के लिए अच्छी अच्छी बुक्स है, पहले पॉला भाई ब्रूस पढ़ो अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं आती, बेसिक्स क्लियर है तो क्लेडन को रेफर करो। कोऑर्डिनेशन में अगर तुम्हारा बहुत स्ट्रांग करना है, बहुत अच्छा है, तो एक घर की बुक देख लो। ऑर्गेनोमेटालिक में बीडी दास की गुप्ता देख लो। इस बेसिक्स में, और मैं फिजिकल की बात करूँ तो पूरी शर्मा पठानिया, मुझे तो वो बुक भी बहुत ही अच्छी लगती है। सो अगर तुम्हें इस हिसाब से करना है तो बहुत ही अच्छा, तुम्हारी आईआईटी जैम में भी रैंक आएगी और तुम्हारा आगे का जो फ्यूचर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। एंड या आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। सो मैं लास्ट में बस यही कहूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर चैनल, गिविंग अस टाइम। तुमको भी थैंक यू। मतलब ऐसे कि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। लास्ट में एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, हार मत मानूंगा। ये या जिंदगी में उतार चढ़ाव आती रहेंगी। आपको मेरे मेरे ही एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि 2020 में मैं पूरा डिप्रेशन में नहीं तो आधा में तो चला ही गया था, क्योंकि मुझे कहीं से भी कोई एमएससी के लिए मतलब मेरा पूरा जीरो था। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी है। फिर भी मैंने जाके, और मेरे सपोर्टिव फ्रेंड भी है एक, उसने भी मेरे बहुत हेल्प की है। तो मैं उसको भी अगर वो वीडियो देख रहा है तो मैं उसको भी एक शाउट आउट दूंगा। तो ऐसे ही आप करते रहो, मैं तो कोई कहूंगा प्रॉब्लम उसका नहीं है नाम आप। भी मेंशन कर दो, उसको भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, ठीक है, छोड़ो। सो आई थिंक इतना फिर सेशन सही है। आई थिंक किसी और को मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं एक चीज यहाँ पे लास्ट में ये ऐड करना चाहूंगा कि देखो हमारा जो चैनल है, हम बस यही चाहते हैं कि स्टूडेंट का जितना फायदा हो सके, जो भी हेल्प चाहिए आप हमसे ले लो। तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, आईआईटी जैम 2022 के एस्पिरेंट हो या 23 में दे रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं उसमें कर क्या रहा हूँ कि बहुत सारे आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन सबके स्टूडेंट सीनियर्स को सबको एक साथ एक ग्रुप में रखूंगा। तो आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इवन आपको कुछ भी डाउट होता है, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट होता है, आप उसी टाइम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे डिस्कशन कर सकते हो। तो इस तरीके से होगा तो आपका डाउट्स भी उसी टाइम पे क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ पूछना भी होगा तो उस तरीके से हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ आप मन लगा के पढ़ो, कोई भी डाउट हो तो हम लोग सब प्रेजेंट है, ठीक है। सो या आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। किसी को कोई भी डाउट होगा, किसी से कृति से कुछ भी पूछना होगा, सो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम अवेलेबल रहेंगे, हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो या
थैंक यू अगेन, थैंक यू, ठीक है? ओके, ठीक है।